शादी नहीं हो सकती भाई। नहीं परदेसी, हत्या ये तो पाप है। कैसा पाप है? ऐसे पापियों को मारकर पाप नहीं होता, पुण्य का काम होता भाई। नहीं परदेसी। समझती क्यों नहीं है भाई? परदेसी ये कौन? पंडित जी तुम्हें पंडित जी क्या है? परदेसी पंडित जी तुम्हें अरे हमारा बचवा हमारा ललवा हमारी राम कटोरी का होने वाला कटोरा कहा बे तू भूरे महाराज को जहर दे के मारा चाहते? नहीं पंडित जी, झूठ बोला। मैं आपको जहर देकर नहीं मार रहा हूँ भाई। अबे झूठ बोला था तू। तोरे अंटी में है जहर की पुड़िया किसके लिए है? नहीं है। कैसे नहीं है? हम तलाशी लेंगे तेरा। मैं तलाशी नहीं दूंगा। अबे कैसा? अरे मेरे को गुदगुदी हो रही है। हट जाओ पंडित जी, हटाओ, मैं निकालता हूँ। ये है वो जहर की पुड़िया। ये जहर की पुड़िया किसके लिए? आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए। मैं जहर खा को मर जाऊंगा राम कटोरे। ये मुँह मसूर की दाल ही ससुरा जहर खा के मरेगा। मेरे को चैलेंज मत दो पंडित जी, मैं जहर खा को मर जाऊंगा। अरे खा ले खा ले खा ले खा ले। ऐसा? खा ले। नहीं 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 परदेसी, बुरे महाराज इसे रोकिए ना। अरे क्या रोका है? ससुरा बहुत नाटक बादल पाखंड ये खाए देगा जहर। ऐसा? हाँ परदेसी, बुरे महाराज इसने तो जहर खा लिया। बुरे महाराज डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर को मत बुलाओ पंडित जी, मैं जा रहा हूँ। अरे हम तो जिंदगी कर रहे थे भैया, ये कुछ मर गए। हम जिंदगी कर रहे थे। सब आपकी वजह से हुआ बुरे महाराज। अरे हम बोले ना कि हम मजाक कर रहे हैं। तो मैं कौन सा सीरियस बात कर रहा था? शक्कर खा रहा था, जहर नहीं शक्कर है भैया। कहे ना नाटक बाज है ससुरा। हाँ देखो पंडित जी, हाँ अगर हाँ हम दोनों की शादी नहीं करवाई हाँ तो मैं सचमुच का जहर खाकर मर जाऊंगा पंडित जी। ऐसा मत कर रहा है, ऐसा मत कर रहा है। पंडित जी। अरे नहीं रे, हम तेरी शादी करवा देंगे, बच्चा तेरे करवा देंगे, मगर कब? एक शर्त है, एक शर्त है। कौन सी शर्त है भाई? एक शर्त है। हाँ, कौन सी शर्त है? तेरा शादी हम जरूर कराएंगे, लेकिन अपना शादी के बाद। हाँ, मगर तुम शादी करोगे किससे? उससे? किससे? वो देख। राम कटोरी इससे करेंगे ये? आए लंगूर के मुंह में अंगूर है पंडित जी। होने वाली तो है। ऐसा दुल्हन है भाई, वाह। बेटे मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो बेटा। जिंदगी में ऐसे मौके आते रहते हैं, मगर हमें ऐसे मौकों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो बेटे, तुमने जिस तरह के कैरियर का चुनाव किया है अपने लिए, उसमें तो हर वक्त हर मौकों पे तुम्हें मुकाबला करना है, तुम्हें सामना करना है डिफिकल्टीज के साथ। डैडी, मैं डिफिकल्टीज से या खतरों से घबराती नहीं। जब कोई मुजरिम से मुठभेड़ होती है और पुलिस वाला जख्मी होता है तो उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, बल्कि वो जख्म उसकी बहादुरी का सबूत बन जाते हैं। मगर
उसे शर्मिंदा तब होना पड़ता है जब वो मुजरिम उसके हाथों से छूट जाए या फिर वो किसी मुजरिम को बेबुनियाद इल्जाम में गिरफ्तार कर ले। रूपा, ये भी गेम का एक हिस्सा है। मुजरिम खतरनाक होते हैं, मुजरिम चालाक भी होते हैं, लेकिन मुजरिम कमजोर होते हैं, वो ताकतवर नहीं होते। रूपा, इनकी लड़ाई एक आदमी, एक इंडिविजुअल से नहीं होती। इनकी लड़ाई होती है सारे एस्टैब्लिशमेंट से, सारे फोर्स से, वो फोर्स जो इन्हें मिटाने के लिए बनाया गया है। और रूपा, तुम भी इस फोर्स की एक मेंबर हो। तुम्हारे पास ताकत है, वो ताकत जो इनका सर कानून के शिकंजे में जकड़ सकती है। राजेश ठीक कह रहे बेटे। मुझे आज खुशी हो रही है डैडी कि अब भैया भी अक्लमंदी की बातें करने लगे हैं। क्या? तेरी तो मैं देखती हूँ। प्रगति, आओ आओ। हेलो अंकल, आओ बेटे। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया है तुम्हें। बेटे, बात दरअसल ये है कि मैंने अदालत के पुराने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है, और खुशी की बात तो यह है कि हाईकोर्ट ने मेरी अपील को मंजूर किया है। अंकल, अब मुझे अदालत से डर लगने लगा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटे? अदालत से डर कैसा? अंकल, जो मुकदमा हम हार गए हैं, जिस मुकदमे की वजह से इतने सारे लोग बेइज्जत हुए हैं, और जिस मुकदमे में झूठ और फरेब की जीत हुई है, उस फैसले के खिलाफ आपने अपील की है। हाँ बेटे, मैंने उसी फैसले के खिलाफ अपील की है। अंकल, मुझे तो सबके लिए डर और परेशानी है, लेकिन सबसे ज्यादा डर और परेशानी मुझे सबा के लिए है। वो गरीब है, मासूम है, बेचारी है। उसने तो अभी अभी जिंदगी का सफर शुरू किया है, और उसके हालात हमारे जैसे नहीं हैं, हमसे बहुत अलग है। अंकल, मोहल्ले के बदमाशों ने उसे सताने की मुहिम शुरू कर दी है, और वो शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। और मुझे तो रशीद भाई से बहुत डर लगता है। वो बहुत ही सरफिरे आदमी है। माना कि हालात ने उन्हें थोड़ा बहुत सुधार लिया है, और उन्हें अपने बीवी बच्चों का एहसास होने लगा है, लेकिन फिर भी उनके गुस्से का कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं वो कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे जो सबा और आंटी के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। बेटे, सबा के बदन पर जो बदनामी का जख्म लगा हुआ है, अगर उसका फौरन इलाज न किया गया तो वो जख्म धीरे धीरे नासूर बन जाएगा, और बाद में वही नासूर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अज़ाब बन के रह जाएगा। बेटे, इस नासूर को बदन से निकालने के लिए कभी कभी नश्तर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि इलाज बहुत दुखदाई है, मगर क्या किया जाए, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। बेटे, मैं जानता हूं कि तुम सबा के लिए कितनी परेशान हो। मैं भी उतना ही परेशान हूं बेटा। आखिर मैं भी तो एक लड़की का बाप हूं, और फिर मैं वकील भी हूं। बेटे,
मैं जानता हूं कि बदनामी सबसे बड़ा रोग होता है एक औरत के लिए, इसीलिए तो मैंने हाईकोर्ट में अपील की है। हाँ बेटा, यह भी सच है कि इस मुकदमे में हम सब लोग जख्मी हो गए हैं, कोई कम कोई ज्यादा। मैं तो ऐसा मुकदमा हारा हूं जिससे मुझे जीतने की पूरी उम्मीद थी। विक्रम और रूपा का हाल तो तुम देख ही रही हो, तुम्हारा दामन भी तो उसमें उलझा हुआ है। हाँ, इस मुकदमे में अगर किसी को सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा है तो वो सबा है। सबा। आप ठीक कहते हैं डैडी। सबा कमसिन है, नादान है। उस बेचारी ने तो अब तक जिंदगी की ऊंच नीच भी नहीं देखी है। घर के हालात ऐसे थे कि उस बेचारी को नौकरी करनी पड़ी, और उस पर यह मुसीबत। डैडी, उसके दामन पर लगे हुए दाग अगर नहीं मिटे तो सबा का जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बेटे, अब ऐसा नहीं होगा। यह सच है कि दुश्मन एक बार अपनी चालों में कामयाब हो गया, मगर तुम देख लेना, अब की बार दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी, जरूर मुंह की खानी पड़ेगी। गुरे तेरे अरे अरे अधिकारी साहब, संभालिए अपने आप को। अरे ठाकुर साहब, अब क्या संभाले। अरे दुश्मनों को हरा के जो खुशी मिल रही है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अभी रोज जश्न होगा क्या? हेलो एवरीबॉडी। ओह हेलो कोतवाल साहब, आइए आइए कोतवाल साहब, आइए। यस, मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया। क्या खुशखबरी है वकील साहब? खुशखबरी यह है कि अदालत ने सबा की अपील मंजूर कर दी है। अच्छा, तो अब लड़की को भी जुकाम होने लगा है? ये नम्रता जी, वो मेंढकी अकेली नहीं है, एक लंबी चौड़ी सेना है उसके साथ में, मालूम है आपको? आप ठीक कर रहे हैं अधिकारी साहब, वरना उस लड़की की इतनी हिम्मत कहाँ। एक बात बताइए कोतवाल साहब, उनके केस में कुछ दम है क्या? दम है या नहीं, ये तो अदालत में ही पता चलेगा। वकील साहब, ये जिसका नाम प्रगति है, ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। आप फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, वो चाहे जिस मिट्टी की बनी हो, अब की बार तो उसकी मिट्टी खराब कर दूंगा मैं। अरे भाई, एक बात तो साफ है, वो ये कि वो कमबख्त प्रगति की वजह से ही मैं काउंसिल की चेयरमैनशिप से हटाया गया हूँ। ठाकुर साहब, अगर मुझे किसी का डर है ना, तो सिर्फ उसका है, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। अधिकारी साहब, आप भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? अब आप भूल भी जाइए उस अवार्ड फंक्शन की बात को। वकील साहब, चाल तो उन लोगों ने बड़ी गहरी चली थी हम लोगों को फंसाने के लिए, मगर आपकी जिरह से वो लोग खुद ही अपने जाल में फंस गए। और अब तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि सबा, जिसका आजकल मैंने घर से निकलना बंद कर दिया है, इस अपील के बाद वो इतनी मजबूर हो जाए कि मेरे पास आने के सिवा उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही ना रहे। नम्रता जी, इस मुकदमे में न सिर्फ सबा बल्कि प्रगति, इंस्पेक्टर विक्रम, इंस्पेक्टर रूपा और वकील राजेंद्र कुमार की इतनी बेइज्जती हुई कि उसकी झेप मिटाने के लिए उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। मगर वो शायद ये नहीं जानते कि इस बार मैं रही सही कसर भी पूरी कर दूंगा। नम्रता जी, इस बार तो उन लोगों को अदालत से बाल नोचते हुए बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं वकील साहब, सिर्फ बाल नोचने से काम नहीं चलेगा। अब की बार तो आप कानून का कोई ऐसा दांव चलाइए कि वो सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते नजर आए।
मुझे हवालात के वो 2 दिन आज भी अच्छी तरह याद है। तो नम्रता जी आप तैयार हो जाइए, आपको अपने दुश्मनों से मिलने जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आपने कहा था ना कि प्रगति आई थी आपसे हवालात में मिलने। जी हाँ वकील साहब, वो आई थी मुझसे मिलने, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। तो अब आप जाएंगे उसके जख्मों पर नश्तर लगाने, ये वादा है मेरा आपसे। कोतवाल साहब, अगर आपने हमारा ये काम कर दिया तो हम आपका मुंह मोतियों से भर देंगे। हाँ कोतवाल साहब, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे ये तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई फिर अब वो गाना गाएंगे क्या? वो कोतवाल तो हमें डकाएगा। मिस्टर राजेंद्र कुमार, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह अपील मिस सबा रहमान की तरफ से अदालत में दायर की गई है। यह अदालत के पुराने फैसले का चैलेंज है, जिसमें सबा रहमान को होटल 3 स्टार के रूम नंबर 110 में बुलाकर मिस्टर अधिकारी और मिस नम्रता देवी ने उसके साथ बेहुरमती और बदसलूकी की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत के उस फैसले में यह बात साबित हो चुकी है कि होटल के कमरे में मिस सबा को नहीं बुलाया गया था, बल्कि वो कमरा मिस सबा ने बुक किया था और उसने मिस्टर अधिकारी और नम्रता देवी को चाय पे इनवाइट किया था। और उन लोगों को पुलिस और मिस प्रगति की मदद से एक झूठे, गलत और बेहुदा इल्जाम में फंसाने की साजिश की गई थी और यह बात अदालत में साबित हो चुकी है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त फिर उसी गलत बात को अदालत के सामने दोहरा रहे हैं। योर ऑनर, मुझे यह मालूम नहीं है कि मेरे फाजिल दोस्त एक ही बात पर क्यों अड़े हुए हैं। यह अपील पुरानी अदालत के फैसले का चैलेंज है, इसीलिए तो इस अदालत में यह अपील की गई है और अदालत ने इस अपील को मंजूर भी कर लिया है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि सबा रहमान को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका दिया जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस सिलसिले में मैं सबसे पहले मिस्टर अधिकारी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर अधिकारी, ये बात तो सभी जानते हैं कि उस दिन जो भी हादसा हुआ, यानी कि होटल 3 स्टार के रूम नंबर 110 में मिस सबा के साथ जो भी गुजरा, उस वक्त आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन थे, मगर आप पर करप्शन का इल्जाम लगा हुआ था, जिसमें आपको अदालत ने उस इल्जाम से बरी भी किया था। जी हां। और उसे ठीक पहले
यानी अवार्ड फंक्शन से पहले आपको काउंसिल की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, इस सवाल का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर अधिकारी, क्या आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि 14 मार्च को होटल 3 स्टार के रूम नंबर 110 को मिस सबा ने ही बुक किया था? मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या मिस सबा ने आपको डायरेक्टली इनवाइट किया था या किसी के थ्रू? जी, ये इनविटेशन मुझे मिस नम्रता के थ्रू मिला था। नम्रता देवी से आपके ताल्लुकात दोस्ताना? जाहिर है, फिर आपको अपने दोस्त यानी नम्रता देवी के इस खूबसूरत इनविटेशन को नकारने में दिक्कत हुई होगी। वकील साहब, इनविटेशन भी खूबसूरत होते हैं, ये मैं आज आपकी ज़बानी सुन रहा हूं। मिस्टर अधिकारी, अब आप जा सकते हैं, मुझे आपसे इतना ही पूछना था। योर ऑनर, अब मैं अदालत से मिस नम्रता देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस नम्रता देवी, मैं जानता हूं कि आप एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। क्या आप अदालत को ये बताने की जहमत गवारा फरमाएंगी कि आप समाज की किस तरह की सेवा करती हैं? वकील साहब, मेरी सेवाएं तो किसी से छुपी हुई नहीं हैं। सभी जानते हैं कि मैं महिला आश्रम की संचालिका हूं और यह काम मैं बरसों से कर रही हूं, या यूं कहिए कि इस काम में मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है। मैं समाज की दबी कुचली महिलाएं जो अपने घर वालों से तंग आकर या फिर दुनिया वालों के जुल्मों से तंग आकर जीने की ख्वाहिश छोड़ देती हैं, उन्हें मैं अपने आश्रम में लाती हूँ। जो घर से बेघर होती हैं, बेसहारा होती हैं, उन्हें मैं अपने आश्रम में लाकर उनमें जीने की नई प्रेरणा जगाती हूँ, उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत करने की प्रेरणा देती हूँ। जो अनपढ़ हैं उन्हें मैं पढ़ाती हूँ, उन्हें हुनर सिखाती हूँ। और इसकी मिसाल मेरे आश्रम में मिल सकती है कि कितनी ही लड़कियां और औरतें सिलाई बुनाई का काम सीखकर अपने पैरों पे खड़ी होकर इज्जत की जिंदगी गुजार रही हैं। नम्रता देवी, एक बात बताइए, आपके आश्रम में कोई औरत या कोई लड़की ऐसी तो जरूर होगी जो बेसहारा थी, जिसको सहारा देकर आपने उसकी मदद की और बाद में उसको उसके घर वापस भेज दिया। जी हाँ वकील साहब, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें मैंने उनके घर वापस भेज दिया। क्या आप ऐसी किसी औरत या किसी लड़की का नाम पता बता सकती हैं? वकील साहब, इस वक्त तो मुझे ऐसा कोई नाम याद नहीं आ रहा है। वाह नम्रता जी, वाह! आपने इतना नेकी का काम किया, बेसहारा लड़कियों को आपने सहारा दिया, उन्हें इज्जत की जिंदगी देकर आपने उन्हें अपने घर वापस भेजा, और उसके बाद भी आपको उनमें से किसी एक का नाम याद नहीं। ताज्जुब है। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे दोस्त ये सवाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये साबित करना चाहता हूं योर ऑनर कि इनके आश्रम में किसी को सहारा नहीं दिया जाता है, बल्कि बेसहारा और मजबूर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू योर ऑनर। नम्रता जी, क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूं? जी पूछिए। नम्रता जी, आपके कब्जे में जितनी लड़कियां, मेरा मतलब है आपके आश्रम में जितनी लड़कियां हैं या जितनी लड़कियां थीं,
उनमें से कई बेसहारा गरीब लड़कियों की शादी आपने कुछ शरीफ और नेक आदमियों से करवाई होगी। जी हाँ, बहुत सी लड़कियों की शादियां मैंने करवाई हैं और वो आजकल बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। उनमें से किसी एक का नाम पता बता सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बताइए। हाँ हाँ, सोचिए। मैं सोच रही हूँ। देखिए, इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। नम्रता देवी, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, जोर डालकर सोचने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आपको याद आ जाए। मुझे अभी इस वक्त कोई नाम याद नहीं आ रहा है। वाह नम्रता देवी, वाह, आपने इतना बड़ा नेक काम किया है, इतनी लड़कियों की शादियां की हैं और उनमें से एक भी लड़की का नाम आपको याद नहीं। कमाल की बात है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने नेकी की और दरिया में डाल दी। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त ये सवाल करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ये जो नम्रता देवी है, जिसे लोग एक समाज सेविका समझते हैं, जिसे शराब और नीति की देवी समझा जाता है, जिसके आश्रम को महिला कल्याण की जगह समझा जाता है, दरअसल वो एक ढोंग है, एक ढकोसला है। और इसके सबूत है मेरे पास। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ताज्जुब की बात है कि इतनी नेकियां, इतने पुण्य के काम करने के बावजूद नम्रता जी को किसी ऐसी लड़की, किसी ऐसी औरत का नाम याद नहीं है जो इनके आश्रम में रह के गई हो। मगर योर ऑनर, मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं जो इनके आश्रम में रहती थी और उस लड़की का नाम है फरीदा। दरखास्त करता हूं कि नम्रता जी के कटघरे में रहते हुए फरीदा को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। साहब, आपकी मौजूदगी में एक गुस्ताखी कर सकती हूँ? क्या करना चाहती हो? अभी बता। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहिए कि जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस फरीदा जी, क्या आप नम्रता देवी को जानती हैं? वकील साहब, मैं इस जलील औरत को जानती ही नहीं, पहचानती भी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये अदालत है, यहां मिस फरीदा को तू तड़ाक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नम्रता देवी शहर की एक इज्जतदार औरत है, इनके साथ इज्जत से बात की जानी चाहिए। मिस फरीदा, आपको ये अदालत ताकीद करती है कि आप मिस नम्रता के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे मिस नम्रता के मान मर्तबे में कमी आ जाए। मैं माफी चाहती हूँ। मिस फरीदा, क्या आप नम्रता देवी के बारे में कुछ बता सकती हैं? कुछ नहीं वकील साहब, बहुत कुछ बता सकती हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब जब्बार हमारे घर आया हुआ था। मुझे नौकरी देने के बहाने उसी ने मुझे नम्रता जी से मिलाया था। उस वक्त मैं नादान थी, कम उम्र थी। अपने गरीब भाई के साथ उसकी गरीबी बांटने के लिए मैं इस नम्रता जी के कहने पर एक जगह नौकरी करने चली गई। मुझे वहां नौकरी नहीं मिली, वहां मेरी इज्जत लूटी गई, मुझे जलील किया गया, मुझे रुस्वा किया गया। अपनी लूटी हुई इज्जत लेकर मैं वापस घर पहुंची और वहां मेरे भाई भाभी ने मुझे
बदचलन और आवारा कह के घर से निकाल दिया। मैं बेसहारा हो गई थी, बेघर हो गई थी, बेआबरू तो पहले से ही हो चुकी थी। और इस नम्रता जी ने मेरी उसी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे बेइज्जती की भट्टी में झोंक दिया। मैं पल पल अपनी इज्जत गंवाती रही और ये नम्रता जी मेरी इज्जत के बदले रुपए कमाती रही, रुपए कमाती रही। ये झूठ है जैसा भी, ये सरासर झूठ है। मैंने इसे इज्जत की जिंदगी देनी चाहिए, इसे सहारा दिया, मगर ये तो खुद ही हवस की मारी थी, बदकार थी, इसलिए मैंने इसे अपने आश्रम से निकाल बाहर किया। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत में जिसको सवाल पूछा जाएगा वही जवाब देगा। मिस फरीदा, जैसा कि आपने कहा कि नम्रता देवी की वजह से आप अपनी इज्जत को लुटाती रही, क्या आपको इस बात का कभी कोई पछतावा नहीं हुआ कि आप एक बुरा काम कर रही हैं? या आपने नम्रता देवी के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाई? आवाज तो उठाई थी, मगर मेरे जिस्म पर इतने कोड़े बरसाए गए, मेरे जिस्म पर इतनी आग रखी गई कि जिसके दाग आज भी मेरे पीठ पर मौजूद हैं। ये देखिए। ऑर्डर, ऑर्डर। इतने दुख और तकलीफें सहने के बाद इंसान जीने की आरज़ू ही छोड़ देता है, मगर मरना इतना आसान काम नहीं। मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं मार सकी। मैं बुज़दिल थी, डरपोक थी, खुदकुशी भी नहीं कर सकी। आज भी इनके आश्रम में ऐसी कई लड़कियां मौजूद हैं जो उनके जुल्मों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। अगर कोई लड़की आवाज उठाने की कोशिश करे तो उसके बदन पर आग रख दी जाती है, उसकी जबान बंद कर दी जाती है, उसे भूखा और प्यासा रखा जाता है। मैंने भी इनके आश्रम से कई बार भागने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। बदले में ऐसी सजाएं मिली जिनका तसव्वुर करके मेरी रूह कांप जाती है। तो फिर आप आश्रम से भागने में किस तरह कामयाब हुए? वकील साहब, मेरी इस कामयाबी के पीछे प्रगति का हाथ। एक इज्जतदार घर की लड़की को वहां लाया गया था, उसके साथ भी वही सलूक हो रहा था जो बाकी लड़कियों के साथ होता है, मगर खुदा को उसकी इज्जत बचानी थी, उसकी आबरू बचानी थी, उसे बचाना था। प्रगति जो एक बार उस आश्रम में आई थी और वहां से भागने में कामयाब भी हो गई थी, दोबारा उसी आश्रम में उस लड़की को बचाने आई और मेरी सहायता से उसने उसे बचा लिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर मैं भी वहां से भागने में कामयाब हो गई। योर ऑनर, मैं मिस फरीदा से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। मिस फरीदा, जैसा कि आपने कहा कि किसी इज्जतदार लड़की की इज्जत बचाने के लिए मिस प्रगति वहां आई थी, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो इज्जतदार लड़की कौन थी? मैं नहीं बता सकती। क्यों? इसलिए कि अगर कीचड़ पर पत्थर मारे जाएं तो छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। आज वो लड़की इज्जत की जिंदगी गुजार रही है, मैं यहां उसका नाम लेकर उसे उसका माजी और उसके अतीत में नहीं घसीटना चाहती। हो सकता है ऐसी कोई लड़की हो ही ना और आप झूठ बोल रही हैं। वकील साहब, मैंने इसी कटघरे में आकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहा था कि जो कहूंगी सच कहूंगी, और सच ही कह रही हूं। मैंने अपने बारे में तो कुछ नहीं छुपाया। हाँ, तो मिस फरीदा, आप ये बताइए कि आजकल आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? जी, मैं प्रगति क्रिएशन में काम करती हूँ और उन्हीं की दीवी जगह में रहती हूँ। और मिस सबा से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरी भतीजी है। यानी सबा के पिता रशीद लफड़ा से आपका क्या रिश्ता? जी, वो मेरे भाई हैं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। फरीदा रशीद लफड़ा की बहन है और सबा इनकी भतीजी, और आजकल फरीदा प्रगति जी के यहाँ काम कर रही है।
तो जाहिर है कि ये जो कहानी इन्होंने नम्रता देवी के बारे में बताई है उस पर कितना यकीन किया जा सकता है। ये ऑनर ये झूठ बोल रही है। ये भी उस साजिश में शामिल थी जब होटल में मिस्टर अधिकारी और नम्रता देवी पकड़े गए थे। इनकी गवाही प्रगति जी के शय पर है और मेरे फाजिल दोस्त फरीदा की जबानी एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। That's all, Your Honor. योर ऑनर, थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए कि मिस फरीदा मिस सबा की रिश्तेदार है और वो प्रगति की मुलाजिम है और हो सकता है कि शायद उसका बयान गलत हो, मगर अब मैं एक ऐसे गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा जिससे नम्रता देवी का वो चेहरा सामने आएगा जो लोगों की नजरों से आज तक छुपा हुआ था, और वो गवाह है मिस गिरजा कतियाल। मैं अदालत से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसे अदालत में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। गिरजा सटियाल हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस गिरजा, क्या आप नम्रता देवी को जानती हैं? साहब, आप जानने की बात करते हैं। इस औरत की वजह से आज मैं जेल में सजा काट रही हूँ। जेल में सजा? किस लिए? इस औरत ने मुझे बिमला को मारने के लिए सुपारी दी थी। वो उस वक्त अस्पताल में थी। उसके ससुराल वालों ने जला दिया था उसे। तो बिमला को मारने की सुपारी आपको नम्रता देवी ने दी थी? हाँ साहब। क्यों मारना चाहती थी वो उसे? ताकि वो होश में आकर पुलिस को अपना बयान न दे दे। और आपने उसे मार दिया? हम तो उसको मार देता साहब, लेकिन उस वक्त वहां पुलिस आ गई और हमको पकड़ लिया। उस वक्त तुमने कहीं पर किसी जगह भी यह बयान नहीं दिया था कि तुम्हें नम्रता ने भेजा हुआ है? इस औरत ने हमारी मदर जो अस्पताल में बीमार थी उसका इलाज कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। तो उन्होंने आपकी मदर का इलाज करवाया? नहीं साहब, नहीं। इस औरत की वजह से हम जेल चला गया, लेकिन इसने हमारा बीमार मदर का इलाज नहीं कराया। वो मर गई साहब, वो मर गई। तब हमको पता चला, पता क्या चला, जब अपने पर बीती तब मुझे पता चला कि ये औरत मजबूर लड़कियों से कैसे काम कराती है। मैं इसके लिए पहले भी काम कर चुकी हूँ। मिस गिरजा देवी, ये बताइए कि इसके आश्रम में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, क्या उनमें से आप किसी को जानती हैं? मैं उन लड़कियों को तो जानती ही हूँ, मगर इस औरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। इसका वो आश्रम एक ब्रोथल हाउस है। ये औरत क्या है ये मैं अपने मुंह से बोलकर अपना मुंह गंदा नहीं करूंगी। That's all, Your Honor. अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, यह थी नम्रता देवी की जिंदगी की एक तस्वीर जो मिस फरीदा और मिस गिरजा ने आपके सामने रखी। योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे की तरफ फिर आता हूं। 14 मार्च को होटल 3 स्टार का कमरा नंबर 110 किसने बुक करवाया था? इस बात को साबित करने के लिए मैं होटल मैनेजर मिस्टर किशोर मल्होत्रा को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। किशोर मल्होत्रा हाजिर हो। गीता
गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, ये बताइए कि अगर आपके होटल में कोई कमरा बुक करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? बड़ा सीधा प्रोसीजर है। कमरा बुक कीजिए, पैसा दीजिए, रजिस्टर में दस्तखत करके चाबी लीजिए और कमरे में जाइए। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट कर लिया जाए। ये बताइए कि 14 मार्च को होटल 3 स्टार में कमरा नंबर 110 किसने बुक किया था? उसने जिनके रजिस्टर में दस्तखत मौजूद है। ये बताइए कि ये दस्तखत रजिस्टर पर क्यों और किस लिए लिए जाते हैं? ये दस्तखत हम पार्टी से लेते हैं जिन्होंने कमरा बुक किया और पेमेंट दिया। हम चाबी भी उसी को देते जिनके दस्तखत रजिस्टर में मौजूद है। मिस्टर मल्होत्रा, ये रजिस्टर देखकर बताइए कि 14 मार्च को होटल 3 स्टार में कमरा नंबर 110 किसके नाम से बुक है? रजिस्टर पर सिग्नेचर किसके हैं और आपने चाबी किसे दी थी? कमरा तो मिस सबा के नाम पे बुक है और रजिस्टर में दस्तखत मिस्टर अधिकारी की है।